सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, हुकूमत ने जून में बजट पेश करना है। इस बजट को मंजूर कराना बड़ा अहम टास्क है। एक तरफ तो जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उसने ये फैसला किया है कि वो अब बजट ना पास कराने के लिए एक दबाव बढ़ाएगा कि पंजाब असम्बली से बजट ना मंजूर हो सके। वो PDM जिसमें बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी नहीं है, NP नहीं है, तजादात अपनी जगह हैं, इख्तलाफात अपनी जगह हैं, और ख़ुद सबसे बढ़ के दो बयानिए हैं जो मुस्लिम लीग नून के हैं, और उस पर ज़ाहिर वजाहत देने खुद मियाँ साहब को आना पड़ा और उनको बताना पड़ा कि दोनों ही पार्टी जो है वो बयान हैं और कोई बयानिए मुख्तलिफ नहीं है, और ये जो दोनों बयानिए हैं वो वही हैं, यानी कि वोट को इज्जत दो। तो ये इस सूरत हाल में जब पार्टी के बयानिए दो हों, जब इख्तलाफात अपनी जगह बरकरार हों, तो फिर PDM कहाँ स्टैंड करेगी और PDM का एहतजाज, PDM की आगे की हिकमत अमली क्या होगी, ये आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम डिस्कशन करेंगे। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। PTI से हमारे साथ शौकत बसर साहब मौजूद हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद। तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करेंगे। आपको दिखा देती हूँ कि बयानात क्या क्या हुए और सब अपने बयानात मुख्तलिफ तौर पर किस तरह तब्दील भी करते रहे और बयानात आते क्या रहे। पहले ज़रा देखिएगा जी। आपने सुना कि वज़ीर आज़म PDM को किस तरह लेते हैं, फिर बाकी जमातें जो PDM की हैं वो क्या अपनी अपनी राय रखती हैं, और ख़ुद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मुझे PDM में क्लैरिटी नज़र नहीं आती है, मुझे लगता है कुछ कन्फ्यूजन का शिकार है PDM। क्या कन्फ्यूजन है? क्या पीपल्स पार्टी जो है वो है नहीं PDM में, इसलिए ये बातें कर रही है? राना एहसान साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। एक तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपकी पार्टी में दो बयानियाँ क्यों चल रहे हैं, जिस पर वजाहत खुद मियाँ साहब को देनी पड़ी। फिर ये जो बात बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि उन्होंने PDM में क्लैरिटी नज़र नहीं आती है, कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आती है PDM, तो क्या वाकई कंफ्यूज हैं जमातें चीज़ों को लेकर? क्या आप लोग क्या सोच कह रहे हैं? मामला शुरू हुआ था इस्तीफ़ों पर, और अब इस्तीफ़ों पर कोई बात नहीं हो रही है, तहरीक अदम एतमाद लेकर आनी है, आगे तहरीक चलानी है, क्या करना क्या है PDM ने? देखिए सुमैया, PDM के अंदर कतन कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक शो कॉज नोटिस दिया गया, उसका जवाब आ जाएगा तो ये मैटर रिजॉल्व हो जाएगा, उसके बगैर ये मैटर रिजॉल्व नहीं होगा। PDM का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, उन्होंने आगे का प्लान भी अपना दे दिया है कि उन्होंने एहतजाजी रैलीज करनी है, और हमारा वो 26 नुकात के ऊपर इत्तेहाद है। देखें, आप दो किश्तियों के सवार नहीं हो सकते कि आप अपनी एक छोटी सी सीट ऑफ अपोजिशन के लिए जो है हुकूमती जमातों से जो है हमायत हासिल करें, और दूसरी तरफ फिर कहें कि हम PDM का हिस्सा है। तो वो मैटर वो क्लियर है कि वो अगर पीपल्स पार्टी समझती है कि वो इसका हिस्सा बनना चाहती है तो वो जवाब आएगा, तो वो मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। जहां तक असेंबली की बात है, जो इसका ये मतलब नहीं है कि ऑपोजिशन जो है वो अब अलहदा होगी। देखें, ये 26 नुकात पे PDM बनी है, उसके ऊपर अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। जहां तक असेंबली में ऑपोजिशन की बात है, या पीपल्स पार्टी की ऑपोजिशन या ANP ऑपोजिशन है, वो भी अपोज कर रही है हुकूमत को, तो वो करें अपोज, और वहां हमारा अगर हदफ एक हुआ तो वहां हम इकट्ठे हो जाएंगे। अगर असेंबली के अंदर की बात है तो फाइनेंस बिल जो है उसको PDM ने तो अपोज करना ही करना है, उसको हमारी जमात ने एज एन इंडिपेंडेंट भी अपोज करना है, और पीपल्स पार्टी भी उसको अपोज करेगी, तो वहां हम इकट्ठे हो जाएंगे, वहां हम इकट्ठे काम कर सकते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन का जो इसमें कहते हैं कोई अमल दखल है, वो कतन कोई नहीं है, ये मौक़िफ़ है और ये क्लियर कट है। अच्छा, लेकिन देखें पार्टी में बयानियों में तो है ना कंफ्यूजन, कि अगर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी मफाहमत की बात हो, लेकिन मरियम साहबा कहती हैं मफाहमत कैसे होगी, मज़ामत होगी तो मफाहमत होगी। क्या ये दो अलग बयानिए पार्टी को नहीं तकसीम कर रहे? देखिए, ये जो बात है ना कि पार्टी हमारी में कोई तकसीम है या कोई ऐसी चीज है, तो वो ना आज है, ना कल थी, ना कल होगी। लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, लेकिन बयानिया यहाँ मियां नवाज शरीफ का चलेगा, जो सदारत है वो शहबाज शरीफ के पास है, लेकिन वो भी नवाज शरीफ। तो ये तमाम तर सूरत हाल इसके हवाले से ब्रीफ कर रहे थे। प्रोग्राम को हम मजीद आगे कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो। जिस तरह पहले हम बात कर रहे थे कि पीडीएम कहाँ स्टैंड कर रही है, खुद हुकूमत के लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो सकती है अगर कहीं ना कहीं आकर पीडीएम इस बात पर एक दूसरे का साथ देती है, ताउन करती है कि हम बजट मंजूर नहीं होने देंगे। फिर एक तरीन ग्रुप भी है, तो हुकूमत की क्या हिकमत अमली है? ज़ाहिर बजट तो मंजूर कराना है हुकूमत ने, बजट पेश करना है जून में। शौकत बसरा साहब, एक तरफ तो तरीन ग्रुप है जो इस बात का तैयार कर चुका है कि अगर ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई तो फिर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, और एक तरफ ये अपोजिशन है। अगर ये एक नुक्ते पर ही इकट्ठे हो गए और इन्होंने ये सोच लिया कि जी हम बजट मंजूर नहीं होने देंगे, हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? हुकूमत किस तरह से अपना काम कर रही है? देखें, पहले तो पीडीएम के हवाले से कौन सी पीडीएम, किस किस्म की पीडीएम, किधर की पीडीएम, जाने दे सुमैया। आप और कुछ दोस्त ज़बरदस्ती इनकी निकाह भी करवाना चाहते हैं, इनको इकट्ठा भी करना चाहते हैं कि ये बेचारे अब नहीं इकट्ठे हो सकते। पहले दिन आपको बताया था, ये ज़रूरतों का, मजबूरियों का, करप्शन का एक बाज़ार गर्म था जिसकी वजह से ये सब लोग इकट्ठे हुए थे। इनका ख्याल था हम जल्द से जुलूस करेंगे, हम प्रेशर क्रिएट करेंगे, हम धमकियां देंगे, इस्तीफे मुंह पे मारने की बातें करेंगे, तो खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो अब जाने देना, आज पीडीएम को जाने दें। तरीन ग्रुप का क्या करेंगे? क्या, किसको क्या करेंगे? तरीन ग्रुप का क्या करेंगे? दोबारा बोलें, आपकी आवाज थोड़ी सी क्या कह रहे हैं? बसरा साहब, तरीन ग्रुप का क्या करेंगे? चले इनको तो जाने दें। तरीन ग्रुप का क्या अच्छा, जहाँ तक तरीन ग्रुप का मामला है, देखिए मैं फिर आपको अर्ज कर रहा हूँ, वो हमारी पार्टी का मसला है। अच्छा, वो अगर हम बात अब तरीन साहब पे ही आ गई है, हाँ। तो फिर इसका मतलब है पीडीएम वालों तो ना समझिए ना, तो अपोजिशन वालों। अच्छा। अब बात है हमारे घर की, घर के अंदर वो कह रहे हैं। अच्छा सुने राना साहब हौसला। देखें, जहाँ तक हमारे घर का मामला, देखें अगर फर्ज करें सुमैया, आपके घर में मेरे घर में कुछ झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है किसी बात पे। अच्छा सुन तो लें राना साहब, बात तो सुन लें। किसी बात पे, ओपिनियन पे डिफरेंट ओपिनियन आ जाती है, तो वो तो जाहिर है बात में डायलॉग के ज़रिए बैठकर बातें तय होती हैं, कोई इशू नहीं है। हम इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बजट भी पास होगा। ये जो अपोजिशन है, ये बिल्कुल हमें हमारे बजट में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तक बात ठीक है। बसरा साहब, पहले मामलात खराब होते थे तो जहांगीर तरीन साहब होते थे जो सारे मामला सॉर्ट आउट करवाते थे, लेकिन आज खुद जहांगीर तरीन है। अब कौन है दूसरा जहांगीर तरीन पीटीआई में जो इस मामले को सॉर्ट आउट कराएगा? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, तहरीक इंसाफ का एक ही जहांगीर तरीन है, वो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। उनकी क़यादत के नीचे सारे जहांगीर तरीन हैं, लीडर वही हैं। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर वही हैं, चेयरमैन पार्टी के वही हैं। इसलिए वो जैसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, आपने घबराना नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। अगर ये 6 महीने पहले या साल पहले डेटें दे रहे थे, पिछला बजट आप निकाल लें। तो एक बात सुमैया, हाँ। सुमैया एक मिनट, आप पिछला बजट निकाल लें। जब पिछला बजट पेश होना था उससे पहले, हाँ। यही मौला जट और नूरी नत की बड़के मार रहे थे, हम बजट नहीं पास होने देंगे, हम बजट चलें छोड़ देते हैं ऑपोजिशन को। लेकिन इस चीज को देखना होगा, क्योंकि अब खुद तरीन ग्रुप ये कह रहा है कि जी आप अली जफर की रिपोर्ट पब्लिक करें, कुछ नहीं होने वाला। चलें, आप कह रहे हैं ना कुछ नहीं होने वाला, ये वक्त बता देगा, अभी बस कुछ ही टाइम रह गया है। मुस्तफा साहब, ये पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? पीपल्स पार्टी ने अगर एहतजाज करना है, हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत की चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी है, तो क्या खुद ही एक अकेले ही पीपल्स पार्टी आवाज़ उठाएगी या आएगी पीडीएम में? कोई रास्ता है अभी भी बरकरार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सुमैया, पीपल्स पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और अपनी ज़ाती उनकी स्ट्रगल रही है। तो पीडीएम तो खैर बनाने वाले ही चेयरमैन बिलावल साहब हैं, लेकिन एक चीज़ पीएमएलएन को देखनी पड़ेगी कि वो इस बात का तयन करें कि उनकी लीडरशिप अब है किसके हाथ में। क्योंकि मरियम नवाज साहिबा एक और बयान दे रही हैं, उनकी पॉलिसी कुछ और है। शहबाज शरीफ साहब जो प्रेसिडेंट है पीएमएलएन के, उनकी पॉलिसी कुछ और है। तो स्लाइटली इमेच्योरिटी नज़र आ रही है उनके स्टैंड में, और इस्तीफे तो अभी तक खैर उन्होंने खुद दिए नहीं और डिमांड कर रहे हैं पीपल्स पार्टी से। और दूसरी बात, ये जो शो कॉज नोटिस की बात है, मैं शायद खान साहब को कहूँगा कि ये उनका एयर ब्लू नहीं है कि जहाँ वो शो कॉज नोटिस भेजेंगे और वहाँ से उनको जवाब आएगा। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, यहाँ आप शो कॉज नोटिस भेजेंगे तो उनको फाड़ के ही फेंका जाएगा। इस तरह नहीं चल सकता, यू कैन नॉट डिक्टेट अस। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हमने बदतरीन आमिरों को भुगता है, तो आप हमें ना बताएं कि हमें किस तरह चलना है, किस तरह नहीं चलना है।
हमारे बताई हुई फैसलों पे, हमारे बताए हुए आइडियाज़ पे आप देखें वज़ीर आज़म साहब की ये हालत होगी कि उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा। तो देखें ना, पीडीएम में अगर किसी की वाइज सोच थी तो इख्तिलाफ इतना है, और अगर कड़वाहट इतनी ज्यादा है मुस्तफा साहब, तो फिर आप लोग कभी एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे? ये पीडीएम तो बनी इसीलिए थी ना कि तमाम बड़ी जमातें इसमें होंगी, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगी, लेकिन ये पीडीएम कुछ नहीं कर पाई। सुमैया, वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग पर्सनल। हम लोग हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप देखें ना कि अगर इन्होंने इस्तीफे ही देने थे तो ये बाई इलेक्शंस कंटेस्ट क्यों किए इन्होंने? ये पीएमएलएन को डिसाइड करना पड़ेगा कि विच वे टू फॉलो। आप दो कश्तियों में सवार जो हमें कह रहे थे, 2 कश्तियों में तो ये सवार हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि इनको इस्तीफे देने भी हैं, इनको बाई इलेक्शंस भी कंटेस्ट करने हैं और इनको ब्लेम गेम भी करना है। और पीडीएम में जिसने पीडीएम बनाई उनको आप कह रहे हैं कि हम इनको आने नहीं देंगे। तो खैर ये एक डबल स्टैंडर्ड्स है। और खैर पीडीएम से हटके अगर मैं एक आपको कहूँ कि पानी का जो बहरान आया है, जिसपे सिंध में आप यकीन करें कि 60 साल में ऐसा बहरान नहीं देखा गया, और वफाकी हुकूमत ने जो एक आमराना सलूक रखा है सिंध के साथ अब तक, और अब जो पानी के हवाले से भी जो वो कर रहे हैं, जो टीपी लिंक उन्होंने खोला है, जिसकी वजह से सिंध में बहुत। वैसे आज तक एक बात समझ में नहीं आई मुस्तफा साहब, पानी का इतना बड़ा बहरान है, टैंकर्स को पानी कहाँ से आता है कराची में? देखिए, उस पर तो हमारे लोकल बॉडीज मिनिस्टर साहब ने एक एक्शन लिया है, और वो जहाँ जहाँ ऐसी सिचुएशंस हैं उनको वो ये आज की बात नहीं है, आप भी जानते हैं। अगर आप ये मामला डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशन है। ये कि कराची के कई इलाके हैं जहाँ पर सालों से सिर्फ टैंकर से पानी सप्लाई होता है, तो सवाल ये उठता है कि उन टैंकर्स को पानी कहाँ से मिल रहा है? आपको ये भी पता होगा कि सालों से कराची किसके कंट्रोल में रहा है, ये भी आपको पता होगा। सर अभी तो आप लोगों की हुकूमत है कई सालों से, अब आप जवाब देंगे, मैं तो जवाब नहीं दूंगी इस बात का। आपने अब तक क्या कार्रवाई की इस टैंकर माफिया के खिलाफ? लेकिन लोकल बॉडीज मिनिस्टर साहब नासिर शाह साहब ने इस पे भरपूर एक्शन लिया है। जहाँ जहाँ उनको पिन पॉइंट हुए हैं, जो भी उनको वाटर बोर्ड की तरफ से इशारे मिले हैं, जहाँ उनको इलीगल हाइड्रेंट्स के बारे में बात पता चली है, उन्होंने एक्शन लिया है। तो हम तो जहाँ जितना हमारे बस में है उतना हम कर रहे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत का भी एक रोल है। आप हर चीज़ का मलबा सिंध हुकूमत में नहीं दे सकती। आप ये देखें कि फेडरल गवर्नमेंट अगर एक तरीके से टीपी लिंक को ओपन कर देती है, जहाँ 3 सूबों ने मुखालफत की है उसकी, और वहाँ उनके जो चेयरमैन हैं इस तरह के, वो जो है वो आपके वो तो कह रहे हैं ना कि पानी। अच्छा आज की खबर है, चले मैं आपको वो बता दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज मेरा टॉपिक नहीं है पानी की किल्लत पे। लेकिन आपको बता दूं कि इरसा ने कहा है कि हम मजीद पानी जो है वो सिंध को भी और पंजाब को भी जो है वो इरसा फराम कर रहा है। लेकिन ये जो पानी का मसला है ना, ये आज का नहीं है, ये एक पुराना मामला है। जो मैं पॉइंट रेस कर रही हूँ वो ये रेस कर रही हूँ कि अगर 13 साल से 12 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है तो मसला तो बहुत पहले उठना चाहिए था, हल भी होना चाहिए था। आज अगर एक्शन लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबको पता है कि टैंकर्स को पानी मिलता है, वो कहाँ से मिलता है, वो कहाँ से आता है। उन इलाकों में जो बड़े पॉश इलाके हैं वहाँ पर पानी नहीं है, और वहाँ पर टैंकर्स आते हैं जो पानी फराम करते हैं। तो भाई ये भी पता लगाएं कि वो टैंकर्स के पीछे कौन है, उनकी पुष्टपनाही कौन कर रहा है। ये भी आपका ही काम है सर, ये आप करेंगे। वफाक तो बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी अदा करेगा ही करेगा। सर पॉइंट टेकन जी। बसरा साहब से मैं मौक़िफ़ ले लूँ इसका, फिर मैं आती हूँ। बसरा साहब, ये वफाक का मसला है, बार बार ये कहा जा रहा है क्योंकि वफाक में आप लोगों की हुकूमत है, तो बार बार ये कहा जा रहा है कि जी, कभी कहा जाता है कि पंजाब को पानी ज़्यादा दिया जा रहा है, इस वजह से भी सिंध का आँख मारा जा रहा है। ये सियासत हो रही है या करवाई जा रही है? ये कौन है, ये क्या साजिशें करते रहते हैं आप लोग? देखिए सुमैया, मैं पहले गुजारिश करूँ, मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब से मेरा ये पहला इंटरेक्शन है। मैं इस गुजारिश से भी ये करना चाहता हूँ कि जो हमारे नेशनल इश्यूज़ हैं, जो हमारे सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, खुदारा हमें उनके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये कोई खाला जी का घर नहीं है कि आप कोई सूबा चाहे किसी सूबे का पानी काट दे। इसकी पूरी एक बॉडी मौजूद है, इरसा मौजूद है, जिसके ऊपर आप अपनी रिजर्वेशंस दे सकते हैं। और कल आपको पता है कि जब ये मीटिंग हुई है, ये कोई जवाब, अब मैं बात पे आता हूँ कि कोई जवाब उसके ऊपर ये नहीं दे सके हैं, बल्कि वहाँ पे ये कहा गया कि आप ऐसे करें, हम एक न्यूट्रल रेफरी जो है, न्यूट्रल एम्पायर खड़ा करते हैं और आप नाम दे दें उनका, तजवीज़ करके, ताकि कौम के सामने रखें। अच्छा। आज हमारे इरिगेशन मिनिस्टर जो हैं अपने लगारी साहब, मोहसिन लगारी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हाँ, उन फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कौम के सामने रखा है कि ये फैक्ट्स एंड फिगर हैं, ये पानी हर सूबे का है, ये शेर है, ये शॉर्टेज आई है। तो मैं सिर्फ गुजारिश करूंगा कि हर काम करें। पाकिस्तान का हर कोना, हर चप्पा पाकिस्तान का है, हमारा सब का है। ये जो तसव्वुफ वाली बात है, ये जो सियासत वाली बात है, ये बदकिस्मती से हमारा माइंड सेट बन गया है
कि हम लाशों पे खड़े होकर सियासत करते हैं, दीन के नाम पे सियासत करते हैं, ज़बान के नाम पे सियासत करते हैं, सूबों के नाम पे सियासत करते हैं, तो खुदारा ये काम ना करें। मैं आपको चैलेंज देता हूँ बतौर गवर्नमेंट के नुमाइंदे के, आप फैक्ट्स एंड फिगर रखें अभी सुमैया के सामने कि आपका कितना मैंने इस पर पूरा प्रोग्राम करना है, बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ करूंगी, क्योंकि आज का ये मेरा मौजू नहीं था। बात छेड़ी मुस्तफ़ा अब्दुल्ला साहब ने, तो हमने इस पर थोड़ी बातचीत कर ली, क्योंकि हमें ही मालूम है, हम भी यहाँ के शहरी, हम जानते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या होता है और किस तरीके से चीज़ें। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का, जो जामियात के टीचर्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, कहीं तलबा एहतजाज कर रहे हैं अपने अपने हकूक़ के लिए, अपने अपने उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुतालबात हैं। ऐसा ही कुछ मंजर कल देखने में आया, ज़रा आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर तलबा ने एहतजाज करते हुए कितना इमलाक को नुकसान पहुँचाया, फिर इस पर बात करेंगे, ज़रा देखिएगा। वो ये कहते हैं कि हमारे तालीमी जो पूरा एक तसलसल था, एक सिलसिला था, उसमें खलल पड़ा, हम उस तरीके से नहीं ज़ाहिर क्लासेस ले पाए, तो अब हमारे इम्तिहानात मनसूख किए जाएंगे। ये सूरत हाल पिछले साल भी थी, ये सूरत हाल आज भी है। ये तलबा इतने पुरतशद्दुद हो चुके हैं कि वरना वो लोगों को देख रहे हैं, उनकी इमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं है जो यहाँ पर एक्शन ले। बात यह कि हर कोई कानून को अपने हाथ में कैसे ले लेता है, कैसे इस तरह सड़कों पर आ रहे हैं, हमारी नौजवान नस्ल को क्या होता जा रहा है, तालीम का क्या निज़ाम हो गया है कोविड। इन तमाम से सूरत बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नासिर जैदी साहब, एजुकेशन एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपके वक्त का। जब कोरोना आया तो जो तालीमी हमारा निज़ाम था वो बुरी तरह से उलट पुलट हो गया और अभी तक चीज़ें सेट नहीं हो पाई हैं। हमारे बहुत से बच्चे हैं जिनको स्कूलों से, तालीमी इदारों से माँ बाप उठा चुके हैं, प्राइवेट एजुकेशन वो हासिल कर रहे हैं, और कई तलबा ऐसे हैं जो ऑनलाइन तालीम हासिल करने के बाद अब इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि वो फिजिकल एग्जाम्स देंगे। और ये एक मिसाल है उसकी, ये जो वीडियो हमने आपको दिखाई है कि सड़कों पर एहतजाज करते तलबा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी तरबियत, हमारी जो ज़हनी एक हालत है वो किस तरह हो गई है और हम कहाँ खड़े हैं अभी? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू बिगिन विद कि अभी जो आपने वीडियो क्लिप दिखाया, इट्स रियली वेरी अनफॉर्चुनेट, और मेरा ख्याल है कि ये अक्कासी करता है कि पाकिस्तान में इस वक्त तालीम का निज़ाम कहाँ खड़ा हुआ है और हम एज असातिज़ा, एज टीचर्स, एज एजुकेटर्स या एज अ कौम तालीम को हम कहाँ लेके गए हैं और उसमें कितने ज़्यादा हम अनसक्सेसफुल हैं। देखिए, कोविड से पहले भी आई वुड लाइक टू ऐड कि पाकिस्तान में एक डिजिटल डिवाइड मौजूद था, और जिस वक्त पूरी दुनिया ने बात की ऑनलाइन लर्निंग की, ऑनलाइन क्लासेस की, तो उसमें पाकिस्तान को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना हुआ। वो डिजिटल जो डिवाइड है वो खुल के सामने आया। अब ये जो सूरत हाल है जिसको आपने रेफर किया है, रिसेंटली जो बच्चों ने एहतजाज किया हमारे, एक तो तरीका एहतजाज बहुत मुख्तलिफ है, इसको इस तरह से पुरतशद्दुद नहीं होना चाहिए। जहां तक बात की जाए कि इसकी दाद रसी कैसे की जाए, तो देखिए, बच्चे एजुकेशन का जो सिलसिला था पिछले एक साल में, जब से सिंस इमरजेंस ऑफ दिस पैंडेमिक कोविड-19, तो यकीनन वो बहुत ज्यादा बुरे हालात रहे। और ये कहना बहुत आसान है कि ऑनलाइन लर्निंग बहुत कामयाबी के साथ चली है। मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे वो स्टूडेंट्स जो खास तौर पे रूरल एरियाज में रहते हैं, जिनके पास इंटरनेट का, स्मार्टफोन का एक्सेस नहीं है, तो वो एजुकेशन नहीं हासिल कर सके और अब वो परेशान हैं। इसका एक बेहतर हल ये है कि इस वक्त जिस वक्त स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस इंशाल्लाह थर्ड वेव हम देख रहे हैं कि वो अपनी इंटेंसिटी लूज कर रही है, तो बच्चे वापस स्कूलों में जाके एसओपीज के साथ एग्जाम्स दें। और आप देखें, इस वक्त जो हमारी फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री है, जो आए दिन हमें अपडेट मौसूल हो रही है, वो यही है कि एसओपीज के साथ तालीमी इदारों को खोला जाएगा, और हम भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एग्जाम्स को फिजिकली कंडक्ट किया जाए। अटमोस्ट इंपॉर्टेंस जो है वो इस बात की नासिर साहब, लेकिन जो अभी हमने कल सूरत हाल देखी, इससे लग रहा है कि हमारी तालीमी इदारों में बच्चों को सिर्फ कोर्स पढ़ाया जा रहा है या वाकई तालीम दी जा रही है। ये हमारा वो तबका है जो एक तालीम याफ्ता तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है। जब वो सड़कों पे ये हालत करेगा तो हम एक ऐसे तबके से क्या तवक्कुआ सकते हैं जिसके पास तालीम नहीं है, जिसके पास शऊर नहीं है। बहुत खूब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, यहाँ पे मेरा ख्याल है इट्स हाई टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू थिंक। फेडरल लेवल पे भी हम देख रहे हैं, आजकल आपने देखा होगा सिंगल नेशनल करिकुलम में उन्होंने एथिक्स और इन तमाम अखलाकियात की चीजों को ऐड किया है। लेकिन प्रोविंशियल लेवल पे भी अगर हम देखें, ग्रास रूट लेवल के ऊपर बच्चों की तालीम पे, तरबियत पे काम नहीं हो रहा। और आज ये आउटपुट हमारे सामने है। इट्स नॉट ओनली अबाउट के बच्चे अपने इम्तिहानों के लिए लड़ रहे हैं, जो तरीक़ाकार वो अपना रहे हैं, इससे लग रहा है कि शायद उन्होंने कभी खुदा ना खास्ता किसी तालीमी इदारे का रुख किया ही नहीं है। ठीक है ना? तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है जिसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। और जहां तक बात है ऑनलाइन असेसमेंट्स की, तो मैं देखें इस चीज को सेकंड करता हूं कि
ऑनलाइन असेसमेंट्स बहुत मुश्किल है पाकिस्तान जैसी डेवलपिंग कंट्री में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नासिर अज़दी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त में, बतौर एक बाशऊर एक महज़्ज़ब माशरे के तौर पर ये सोचना होगा अलार्मिंग सिचुएशन है। दूसरी जानिब कोरोना की सूरत हाल है, इसी बिना पर ये सारे फैसले हो रहे हैं। अभी असद उमर की ब्रीफिंग भी हमने आपको सुनाई प्रोग्राम के आगाज़ में, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सदर PMA डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असद उमर साहब कहते हैं हमारी कोशिश है कि इस साल के आखिर तक हम 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा सकें। वैक्सीनेशन सेंटर्स में रश भी है, लोग वैक्सीन लगवा भी रहे हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि हमारे पास उस तरीके से जो प्रोसेस है वैक्सीनेशन का वो चल रहा है कि वाकई हुकूमत ये सोच रही है कि इस साल के आखिर तक वो 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने में कामयाब हो जाएंगे? बतौर डॉक्टर आप समझ रहे हैं ऐसा? बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस स्लो पेज पे हमारी वैक्सीनेशन चल रही है, और अगर आपने देखा कि हम ग्रेटफुल कि उन्होंने हमारा मुतालबा मान लिया जब इन्होंने 30 साल और 19 साल और अब 18 साल का भी 3 जून से ये कर रहे हैं, एंड विच मेक सेंस इन अ वे। और यही हमने कहा था कि अगर वो लोग जो कि वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, बजाय इसके कि आप उम्र के कैदो कयूद में रखें और लोग वैक्सीनेशन के लिए आए ना, तो अभी जो हमें करना है ये मतलब एक बड़ा फैक्ट है पब्लिक के 70% आपको अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीन देनी होगी ताकि आप हर्ड इम्यूनिटी की तरफ आ चल सकें। अब 7 करोड़ भी जो इन्होंने कैलकुलेट किया है, 7 करोड़ वो कैलकुलेट किया है जो कि वल्नरेबल हमारी एज है, उसके लिए समझते हैं कि 7 करोड़ को हमने देना है। लेकिन खुदा करे कि असद उमर साहब ने जो फरमाया कि इस साल के आखिर तक हम सब लोगों को वैक्सीन कर देंगे, सर्टनली ये हो सकता है कि मुमकिन है, लेकिन जिस तरीके से अभी चल रहा है मेरा ख्याल है कि ऐसा करना गालिबन मुश्किल होगा। और जितने भी हमारे मेडिकल और अदरवाइज भी जो हमारे गोल्स होते हैं उसको डिले करने में हम कभी तौर पे भी मतलब यही इसीलिए मैंने आपसे ये बात पूछी, क्योंकि हमने देखा है कि वैक्सीन सेंटर्स भी उस तरीके से अशरफ साहब नहीं हैं, अगर हैं भी तो रश बहुत है। कई ऐसे वैक्सीन सेंटर हैं जो मैं खुद जानती हूँ कराची में कि वो कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन अभी नहीं है फिलहाल, तो उन्होंने अपना ये तमाम प्रोसेस रोका हुआ है, पॉज किया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और अशरफ साहब, इंडियन वेरिएंट की हमने देखा कि 3 लोग इंडियन वेरिएंट के सामने आए। हुकूमत कह रही है कि हमने उनको प्रॉपर क्वारंटीन भी करवाया, जो 1-2 लोग खलीजी ममालिक से आए। ज़ाहिर है ये वायरस है बड़ा ख़तरनाक, जो भारत में किस्म फैली है वो वाकईतन ख़तरनाक है, जानलेवा है। क्या हम ये समझते हैं कि हम वाकई अभी तक हम महफूज हैं और इंडियन वेरिएंट के हवाले से जो वैक्सीन हमें लग रही है ये हमें उतना ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी जितना और वेरिएंट के हवाले से कर रही है? सुमैया, आई अप्रिशिएट योर कंसर्न, और आप जानती हैं कि अगेन वबा के अंदर अगर कोई एक केस भी का मतलब है कि पूरी दुनिया जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर ये इंडियन वेरिएंट के मतलब 3 केसेस का आ जाना, एक आजाद कश्मीर के अंदर आ गया है गालिबन, एक KPK में और पंजाब में, कराची में भी है। तो ये तो अभी वो है कि जिनका पता चला है, जिनके लिए वी हैव बीन एनेबल कि हम उनको डायग्नोज कर चुके हैं। तो इंडियन वेरिएंट सर्टेनली यहाँ पे होगा, एंड इट ऑल इज अ म्यूटेशन, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। और हुकूमत की चूंकि सरपरस्ती या हुकूमत का सरपरस्ती तो नहीं कहना चाहिए कि हुकूमत की अप्रोच टूवर्ड्स टू एड्रेस दिस सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट इशू, वो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी उसके अंदर जरूरत है। एयरपोर्ट्स के ऊपर इन्होंने कंट्रोल सिस्टम लगाया जो था, लेकिन अभी मजीद उसके लिए जरूरी है कि बाहर से जो हमारे साथ फ्लाइट्स आप सही कह रहे हैं डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, उसको मजीद फाल करने की जरूरत है, क्योंकि इस वेरिएंट को रोकना तो जाहिर इतना आसान नहीं होगा, लेकिन कम से कम इसको थोड़ा बहुत तो काबू कर सकते हैं। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब सदर PMA हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता है, बस आपको वही पैगाम कि वैक्सीनेट जरूर हो, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि एक वाहिद जरिया है कि आप कोरोना की शिद्दत जो है उसको कम कर सकते हैं और अपने आप को महफूज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।